हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी। इसी में हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिक मेथड। तो क्वेश्चन कौन सी टाइप का है? 2x n टाइप का है। जो हमने इंट्रोडक्शन में इसको स्टडी किया था कि स्टेप्स क्या हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द गेम बाय यूजिंग ग्राफिक मेथड वेयर पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन। तो हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दी गई है। ये कैसी है? 2/4 टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट प्लेयर ए चूज हिज फर्स्ट स्ट्रेटजी विथ प्रोबेबिलिटी p। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मान ली हमने? p। इसी तरह से उसकी सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1 - p, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो ये हमारे पास नोटेशंस आ गई। अब हमने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन था इसी में नोटेशंस यूज़ कर ली। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी? p थी। तो हमने 1 के सामने या फर्स्ट स्ट्रेटजी के सामने p लिख लिया। सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 - p। तो उसके सामने हमने क्या लिख दिया? 1 - p। अब सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू ए। अब क्योंकि ए क्या है? विनर हम मानते हैं, या इसके लिए क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है ये। तो हम क्या करेंगे, बी की स्ट्रेटजीज चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू ए इफ़। अब ए के लिए प्रॉफिट या गेन क्या होगा? अगर प्लेयर बी यूज़ करे फर्स्ट स्ट्रेटजी। तो अगर प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा तो हमने क्या फाइंड करना है? इफ़ बी यूजेस हिज फर्स्ट स्ट्रेटजीज इज। तो कैसे फाइंड किया है? 1 × p। अब p के सामने b की फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या है? 1 है। तो p को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b की फर्स्ट स्ट्रेटजी के सामने एक और वैल्यू क्या है? 2। और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग a की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - p। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 - p को। तो और दोनों टर्म्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू ए, अगर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा तो यहाँ से 1 × p आ गया p, प्लस 2 × 1 - p। ये क्या बन गया? 2 - 2p। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ गया? 2 - p। इसी तरह से इफ़ बी यूजेस हिज सेकेंड स्ट्रेटजी। तो ए के लिए क्या प्रॉफिट होगा अगर बी सेकेंड स्ट्रेटजी यूज़ करता है? तो बी के सेकेंड स्ट्रेटजी के पास एक वैल्यू क्या है? 4 है, और दूसरी क्या है? 1 है। 4 किसके सामने आई? p के सामने। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया p को। फिर 1 के सामने क्या आया? 1 - p। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 - p को, और जो रिजल्ट आया दोनों को क्या किया? हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ ए, जब बी क्या करे? सेकेंड स्ट्रेटजी को यूज़ करे। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 1 + 3p। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ ए इफ़ बी यूजेस हिज थर्ड स्ट्रेटजीज। तो थर्ड स्ट्रेटजीज में क्या क्या है इसके पास? एक में वैल्यू है -2 और दूसरे में वैल्यू है 4। तो जब बी ने थर्ड स्ट्रेटजी यूज़ की और इसमें -2 वैल्यू यूज़ करेगा, तो ये किसके सामने थी? ए के फर्स्ट स्ट्रेटजी के सामने थी, और इसकी वैल्यू क्या थी? प्रोबेबिलिटी थी p। तो -2 × p, फिर प्लस 4 × 1 - p। तो इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? 4 - 6p। इसी तरह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू ए इफ़ बी यूजेस हिज फोर्थ स्ट्रेटजीज। तो अगर फोर्थ स्ट्रेटजीज यूज़ करेगा तब क्या है? फिर से वही काम, -3 के सामने क्या है? p। तो -3 × p, प्लस 5 के सामने क्या है? 1 - p। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 - p को, और इसको सिंप्लीफाई कर कर हमारे पास क्या आ गया? 5 - 8p। तो ये हमने क्या किया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर लिया टू प्लेयर ए
व्हेन बी यूजेस हिज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। और इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर बी, फर्स्ट स्ट्रेटजी के केस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या आया 2 माइनस पी। स्ट्रेटजी सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया 1 प्लस 3p। इसी तरह से थर्ड स्ट्रेटजी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रॉफिट आ रहा है ए के लिए 4 माइनस 6p। एंड फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए क्या आ गया 5 माइनस 8p। तो ये सिंपल से स्टेप्स थे। अब हमने क्या करना है, ग्राफ है तो ग्राफिक मेथड में ग्राफ नहीं बनेगा तो और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या स्टेप था कि 2 वर्टिकल लाइंस हमने बनानी है। तो ये हमने 2 वर्टिकल्स लाइन बना ली, एक लाइन ये आ गई और ये आ गई दूसरी वर्टिकल लाइन, और इन दोनों के बीच में हमने क्या मान लिया 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने इन वर्टिकल लाइंस पे स्केल बनाना है। स्केल क्या होता है कि आपने मार्किंग्स करनी है कि आपके डायग्राम कहाँ से कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आप सिंपल क्वेश्चन में वैल्यूज़ देखेंगे कि टेबुलर वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है -3। तो हमारे पास जो मार्किंग्स हैं वो -3 से लेके +5 तक जा सकती हैं। तो हमने क्या किया, ये ग्राफिक मेथड में -3 से लेके 5 तक मार्किंग्स दोनों साइड कर ली। ये मार्किंग आपने पैरेलल रखनी है, सामने सामने, 0 के सामने 0, 1 के सामने 1, और ये इस तरह से आपने एक मार्किंग्स और स्केल बना लिया। अब आपने ये जो लाइंस हमने बनाई हैं, ये लाइंस कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे P प्रोबेबिलिटी के सामने वैल्यू है 1 और 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी के सामने वैल्यू क्या है 2। तो हमें एक वर्टिकल लाइन को P बना दिया है और दूसरी वर्टिकल लाइन को 1 माइनस P बना दिया है। तो हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यूज़ आपस में मिलाते जाना है। तो P के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी 1 और 1 माइनस P के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी 2। तो हमने क्या किया 1 और 2 को ज्वाइन कर दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सपेक्टेड गेन क्या था 2 माइनस P। इसी तरह से सेकंड वैल्यू क्या है, P के सामने क्या वैल्यू है 4 एंड 1 माइनस P के सामने क्या वैल्यू है 1। तो हमें क्या करना है 4 को 1 से मिलाना है। तो यहाँ पर P के सामने वैल्यू 4 है और 1 माइनस P के सामने क्या है 1 है। तो 4 को 1 से हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये 4 से 1 को ज्वाइन किया है हमने, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग था 1 प्लस 3p प्रॉफिट के कॉरस्पॉन्डिंग था। इसी तरह से नेक्स्ट क्या था, P के सामने नेक्स्ट वैल्यू क्या है -2 एंड 1 माइनस P के सामने नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4। तो -2 से 4 को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया -2 से 4 को ज्वाइन कर दिया और ये हमारे पास आ गई ब्लू लाइन, और इस लाइन पे हमने क्या लिख दिया एक्सपेक्टेड गेन टू A 4 माइनस 6p। इसी तरह से लास्ट P के सामने नेक्स्ट वैल्यू क्या है -3 और 1 माइनस P के सामने क्या वैल्यू है 5। तो हमें क्या करना है -3 को ज्वाइन करना है विद 5। तो ये हमारे पास P के कॉरस्पॉन्डिंग -3 आ गया और इसको ज्वाइन कर दिया हमने 1 माइनस P में 5 के साथ। तो ये हमारे पास आ गई रेड लाइन। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, ये स्केल ड्रॉ किया और उसके बाद हमने क्या किया लाइंस को ज्वाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू मिनिमाइजिंग प्लेयर, जो कि हमारे केस में है B। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अब हमने इनमें से कॉमन शेडेड रीजन कौन सा, जो लोअर बाउंड्री थी उसको शेड करना है। तो सभी के लिए
कॉमन शेडेड रीजन जो लोअर बाउंड्री में है वो हमने येलो पोर्शन से रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि शेडेड रीजन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपने मार्क करना है। तो शेडेड रीजन में हमारे पास एक पॉइंट यहाँ आपके पास आ रहा है रेड और लाइट ब्लू। अभी आप पॉइंट देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे है। इसके बाद एक और आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ रहा है ये डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू लाइन का, बट ये भी अभी नीचे है ग्राफ में। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर जो कि ग्रीन और डार्क ब्लू लाइन में, तो ये हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो इसको हमने क्या किया, मार्क कर दिया M। ये हमारे पास आ गया हाईएस्ट पॉइंट इन द लोअर बाउंड्री। तो यहाँ पर हमने लिखा नाउ प्लेयर ए विल चूज द वैल्यू ऑफ P टू मैक्सिमाइज हिज गेन और प्रॉफिट। तो प्लेयर ए क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी इस तरह से सिलेक्ट करेगा कि उसके पास क्या हो, मैक्सिमम गेन हो। सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो हमने क्या किया, उस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिया विद M। हेयर इट इज पॉइंट M विच इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ। अब हमें देखना है कि ये किसके इंटरसेक्शन से बन रहा है पॉइंट। तो ये ग्रीन लाइन है और ग्रीन लाइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, 1 + 3p के कॉरस्पॉन्डिंग, और डार्क ब्लू लाइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 - p। अब हमें ये स्ट्रेटजीज देखनी है। तो 1 + 3p कौन सी स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के लिए सेकंड स्ट्रेटजी। 2 - p प्लेयर बी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजीज आ गई, 1 and 2। Here it is point M which is at the intersection of 2 - p and 1 + 3p, that is player B's strategy 1 and strategy 2। तो इस तरह से प्लेयर बी के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, 1 and 2। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो अब 2/4 से रिड्यूस होकर क्या बन गया, 2/2 टाइप में। तो ये हमने रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स लिख ली है। अब ये क्योंकि ये 2/2 फॉर्म में आ चुकी है तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑड्स मेथड। तो हमने क्या किया, नाउ वी कैन यूज़ ऑड्स मेथड। तो यहाँ पर ये जो नोटेशंस मैंने लिखी हैं रेड से, ये ऑड्स मेथड की स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। स्ट्रैटेजी प्लेयर ए के लिए जो फर्स्ट है उसको x1, सेकंड को x2। इसी तरह से प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है उसको y1, सेकंड स्ट्रैटेजी को हमने y2। जो एलिमेंट्स हैं टेबल में उनको a1, a2, b1 एंड b2 से डिनोट करना आपको बताया था जब हमने ऑड्स मेथड स्टडी किया था। अब प्रोसेस क्या होता है ऑड्स मेथड में, हम क्या करते हैं, ऑपोजिट्स के डिफरेंसेस लिखते हैं। तो अगर मैंने ए के सामने फर्स्ट रो में डिफरेंस लिखना है तो मैं कौन से, सेकंड रो के डिफरेंसेस लिखूंगा। तो मैंने फर्स्ट रो के सामने सेकंड रो के डिफरेंसेस लिखे और वैल्यूज़ हमें क्या चाहिए होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, मॉड का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर b1 - b2 क्रॉस में डिफरेंसेस फाइंड किए जाते हैं। तो इसी तरह से अगर मैंने सेकंड रो के लिए डिफरेंसेस लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ 1 - 4। तो ये हमारे पास आ गया 3। इसी तरह से बी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर डिफरेंसेस लिखने हैं कॉलम्स में, तो फर्स्ट कॉलम के लिए डिफरेंस अगर मैंने लिखना होगा तो मैं सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो ये आ गया 4 - 1 मॉड। तो ये फर्स्ट कॉलम के सामने हमने लिख देना है क्योंकि वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा ऑड मेथड में क्रॉस में डिफरेंसेस लिखे जाते हैं। तो अगर सेकंड कॉलम के लिए डिफरेंसेस लिखने होंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज़ को डिफरेंस में लिखेंगे। तो ये आ गया 1 - 2 मॉड, ये आ गया 1। डिफरेंसेस हमेशा पॉजिटिव रखने हैं आपने। अब बाकी काम क्या है, सिंपल ऑड मेथड के फॉर्मूलाज हैं। तो वैल्यू ऑफ द गेम v
आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यूज़ आपके पास टेबल के साइड्स में हमने सारी की सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। आप वैल्यूज़ भरिए और डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ द गेम v क्या आ गया 7/4। ये किसके लिए है वैल्यू ऑफ द गेम? फॉर प्लेयर ए। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस x1, तो ये x1 फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए एक्सेप्टेंस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ किया है और रिजल्ट आया 1/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस x2, तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है और वैल्यू आई 3/4। तो ये इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस बी प्लेयर के लिए भी लिखेंगे। तो y1 इज इक्वल टू a2 माइनस b2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a2 माइनस b2 प्लस मॉड ऑफ a1 माइनस b1। ये सब फॉर्मूले जो हैं आपको ड्राइव करना मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे जब हमने ऑड्स मेथड स्टडी किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको फिर से एक बार स्टडी कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस y2 अब फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ 1/4। अब यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो सिर्फ बी प्लेयर की 2 स्ट्रैटेजीज़ के लिए आया था जो हमने रिड्यूस की थी, पर हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो 2/2 फॉर्म का नहीं था। तो ये अभी तक आपका जो सॉल्यूशन आया है ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है उसी लैंग्वेज में आपने सॉल्यूशन लिखना है। तो क्योंकि क्वेश्चन जो था वो 2/4 टाइप का था, प्लेयर ए के लिए 2 स्ट्रैटेजीज थी, प्लेयर बी के लिए 4 स्ट्रैटेजीज थी, तो उसी फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर कैसे आएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए के लिए क्या स्ट्रैटेजीज थी? स्ट्रैटेजी 1 एंड 2। तो 1 स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास क्या आंसर आया? प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस x1, ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी प्लेयर ए के लिए 1/4, तो हमने 1/4 लिख लिया। कॉमा सेकंड स्ट्रैटेजी कैसे डिनोट की थी? x2 से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आंसर आया था? 3/4, तो ये हमने लिख लिया 3/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बी प्लेयर के लिए कितनी स्ट्रैटेजीज थी गिवन क्वेश्चन में? 4 स्ट्रैटेजीज पॉसिबल थी। तो 4 स्ट्रैटेजीज हमने कौन सी यूज़ की थी? फर्स्ट एंड सेकंड ऑड मेथड में। तो y1 क्या था? फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी प्लेयर बी की, और y2 क्या था? सेकंड स्ट्रैटेजी थी। बाकी थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी हमारे पास अपीयर नहीं हो रही थी क्योंकि हमने क्वेश्चन को रिड्यूस किया था। तो y1 की वैल्यू क्या थी? 3/4, तो हमने 3/4 लिख लिया, और सेकंड स्ट्रैटेजी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा था हमने? y2, तो उसकी वैल्यू क्या आई? 1/4, तो वो 1/4 लिख लिया। और थर्ड और फोर्थ स्ट्रैटेजी ऑड्स मेथड में यूज़ नहीं की थी, तो ये हमारे पास नहीं वैल्यूज़ आई थी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0,0। तो अब आपके पास ये जो आया है ये है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम प्रॉब्लम।